तो ए है सिलेंडर, और इस टाइप का सिलेंडर, इस टाइप का सिलेंडर, तो इस टाइप का यहाँ से अगर एक ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कट कर दिया जाए तो इस टाइप के सिलेंडर को हम लोग बोलते हैं, ये हो गया सिंपल जो हम लोग सिलेंडर जानते हैं, और इस टाइप के सिलेंडर को बोलते हैं ऑब्लिक सिलेंडर। लिखिए, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्लिक सिलेंडर चलिए इसका तो वॉल्यूम सब लोग बता दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, नहीं, और पाई आर स्क्वायर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेस, और एच क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। लेकिन करेक्ट कॉन्सेप्ट इज दैट कि एक्चुअल में एच रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम एंड टॉप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, बट यहाँ पे उतना तो हम लोग को मतलब रहता नहीं है कि हाँ सिलेंडर से मतलब है ऑब्लिक सिलेंडर है या क्या है, उससे तो कोई मतलब नहीं रहता है। बट अभी के टाइम पे एक्चुअली मुझे पढ़ाना है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ। ये मत सोचेगा डायरेक्ट V इक्वल टू आई आर पर आ जाऊँगा, एकदम डायरेक्टली जो होता है ना रेसिस्टेंस वगैरह सिखाते हुए, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ओके, तो एक्चुअली ओब्लिक सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ द ऑब्लिक सिलेंडर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लेते हैं कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को सेम रखते हैं। तो लिखिए, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्लिक सिलेंडर इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एंड फेस, एरिया ऑफ एंड फेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एंड फेसेस। एक मिनट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एंड फेसेस, ये लिख लीजिए। हो गया स्टूडेंट? ये फर्स्ट क्लास है, इसमें थोड़ा टाइम लूँगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर पहला क्लास थोड़ा मुझे टाइम लगता है रिदम में आने में, और आपके कारण भी कहता है कि स्टार्टिंग बहुत बढ़िया से होना चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग। चलिए, तो देखिए जो ओब्लिक सिलेंडर है, उस ओब्लिक सिलेंडर का सिर्फ मैं एंड फेस को दिखा रहा हूं यहां पे। तो नहीं लगता कि सर एंड फेस तो इस टाइप का नजर आएगा? ये मेरा है एंड फेस, अगर देखिएगा उसका तो इसी टाइप का नजर आ रहा था ना, जस्ट लाइक दिस, करेक्ट।
इसी को मैं ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, आप मुझे कुछ समझाना है इस वजह से। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, ए। चलिए, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम के लिए जस्ट मैं फार्मूला बताया। क्या फार्मूला था, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एंड फेसेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका रहेगा, आप लोग बढ़िया से इसको डायग्राम बनाइएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब मुझे जहां तक लगता है कि सर दोनों का कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो एक दूसरे के आमने सामने है प्रोजेक्शन में। और सही से देखिएगा तो आपने कहा कि सर ये अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ से इसको हटा दिया जाए और यहाँ से इस पार्ट को हटा दिया जाए तो नहीं तक जैसा सिलेंडर हम लोग जानते हो वैसा सिलेंडर बन जाएगा, करेक्ट। दैट्स वाई यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस एंगल को अगर थीटा बोलते हैं तो यही तो मेरा रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि ए है मेरा ए डिस्टेंस, यहां से ए वाला डिस्टेंस इस पॉइंट से, इसको अगर बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं के, तो मेरा एम के या एन पी, ए मेरा डिस्टेंस है एस। तो ए डिस्टेंस एस है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, अगर इसका नाम एच दिया जाए तो बताइए, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। एस साइन थीटा होगा या एस कॉस थीटा होना चाहिए, एस निकालने के लिए कॉस होगा ना, यस। तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ दिस ओब्लिक सिलेंडर, बोलिए ए एस कॉस थीटा। यहां पे एस क्या है, एस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एस क्या है सर, ए इसका अक्रॉस द पूरे सिलेंडर का लेंथ था, नहीं फेस टू फेस के बीच में जो लेंथ था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फेस टू फेस के बीच का लेंथ। कैपेसिटर आप लोग बना रहे हैं स्टूडेंट, क्या बन रहा है, अभी 15 प्रॉब्लम और मैं सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद आप लोग बिल्कुल किसी भी रेंज का प्रॉब्लम बना सकते हैं। देखिए आपके कॉन्फिडेंस के लिए 12th का फिजिक्स कितना बचा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होते ही मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ये चैप्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद EMI और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ये बहुत लाइट मतलब बड़ा चैप्टर नहीं है। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसमें परमानेंट मैग्नेट वगैरह पढ़ना है, और उसके बाद AC, हार्डली उसका AC का थ्योरी है 2 क्लास का, अब प्रॉब्लम 1.5 क्लास का, पूरा एच वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। EMI थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कवर हो जाएगा। मैग्नेट में बोला हूँ, परमानेंट मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और उसके बाद आपका ऑप्टिक्स इधर चल ही रहा है। फिर ऑप्टिक्स में भी एक और है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ना है, ये पार्ट कवर हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स का मोटा मोटी नॉलेज है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में बहुत टाइम नहीं लगता है, तो इस तरीके से अगर जो पार्ट में टाइम लगना चाहिए था उसमें ऑलरेडी टाइम लग चुका है। और अभी तो अगस्त ही ना, दिसंबर तक अभी 6 मंथ है, 6 मंथ में तो बहुत आराम से सब कुछ कवर कर लेंगे अगर सही से कोऑपरेशन मिल जाए तो। एनीवे, अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे मुझे ये डिफाइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंडक्टर किसे बोलते हैं,
क्योंकि ऑलरेडी मैं कंडक्टर का डेफिनेशन दे चुका था। तो मान लेते हैं स्टूडेंट कि मेरे पास बहुत सारा मोबाइल चार्ज पार्टिकल है जो इस कंडक्टर के एक्रॉस ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, डायग्राम बनाइए। आप अभी के लिए फॉर मोमेंट अगर ये सॉलिड कंडक्टर लाइक कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा कुछ भी मानते हैं, तो ये जो मोबाइल चार्ज पार्टिकल है, नहीं लेता है सर, ए इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, राइट। और लिखिए पहला पॉइंट, इन ए रीजन ऑफ अ स्पेस, इन ए रीजन ऑफ अ स्पेस a large number of identical charge carrier, a large number of identical charge carrier are in motion। आइडेंटिकल चार्ज कैरियर का मतलब चार्ज पार्टिकल जो चार्ज को कैरी कर रहा था। यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को माइंड में रखेंगे, ओके। कॉमा, ईच कैरियर कैरीज ए चार्ज, ईच कैरियर कैरीज ए चार्ज क्यू। और क्यू का वैल्यू नहीं लगता कि यहां पे ई का मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा, इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर। ईच कैरियर कैरीज ए चार्ज क्यू एंड हैज ए वेलोसिटी v and has a velocity v in our frame of reference and has a velocity ना बोल के आप स्पीड भी बोल सकते हैं, has a velocity v in our frame of reference। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट लिखिए, चार्ज कैरियर आर सपोज टू बी, चार्ज कैरियर आर सपोज टू बी homogeneously distributed in a space so that their number density is constant होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि हर जगह पे टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल, बाउंड चार्ज पार्टिकल बोल रहे हैं या फ्री चार्ज पार्टिकल, जो मूव कर सकता है वही तो करंट भी लेके जा सकता है। जो मूव करेगा तो नहीं ले सकता कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का हम लोग बात कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं कॉपर में, आयरन में, सब इलेक्ट्रॉन का ही बात कर रहे होंगे, करेक्ट। तो वहाँ पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है, मैं उन सारे चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जो मूव कर सकता है, ओके। जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, जो बाउंडेड है, जो ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, तो वो तो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, फ्री चार्ज पार्टिकल भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, नंबर डेंसिटी। चलिए यहां तक हो गया।
अब देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल का, जैसा मैंने आपको बोला कि इस चार्ज पार्टिकल का अगर हम लोग वेलोसिटी, एक कौन सा वेलोसिटी है आगे चलकर बताऊंगा, अगर इसका स्पीड हम लोग अलोंग दिस, इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर स्पीड को भी मानते हैं और ये स्पीड को अगर कांस्टेंट मान लिया जाए फॉर मोमेंट इस स्पीड को, तो क्या हम लोग s इक्वल टू भी डेल्टा टी लिख सकते हैं, जहां पे डेल्टा टी है टाइम टेकन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, जहां पे डेल्टा टी क्या बोलेंगे, टाइम टेकन फॉर चार्ज पार्टिकल गोइंग फ्रॉम m टू k, तो जो m से k तक जाने लगेगा वही तो यहां से यहां तक लगेगा। अगर इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए तो s इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या लिखिएगा, डेल्टा टी इज द एवरेज टाइम फॉर क्रॉसिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस, फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस, तो लिख लीजिएगा डेल्टा टी इज द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल, डेल्टा टी बाद में बताएंगे वो डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल फॉर क्रॉसिंग फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस, फॉर क्रॉसिंग फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस। तो क्या हम लोग वॉल्यूम के लिए ये लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डेल्टा टी कॉस थीटा, यहां तक आ जाइए। ये डायग्राम हो गया स्टूडेंट, चलिए यहां देखिए तो मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है, और एक पाइप है और यहां से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इस फ्लूइड का स्पीड v है, ध्यान से सुनिएगा, इस फ्लूइड का स्पीड क्या है, v है। अब तब पूछेंगे कि डेल्टा टी टाइम में इस फ्लूइड का डेंसिटी रो है, तो पूछेंगे डेल्टा टी टाइम में, और इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, मतलब लाइक वाटर, तो डेल्टा टी टाइम में, या डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना मास ऑफ वाटर आउट हो, मास ऑफ लिक्विड आउट हो गया, कैसे निकालिएगा। और स्पीड था फ्लो का, यहां से यहां पे जो मैं देख रहा हूं, यहां पे स्पीड था फ्लो का v, और ये स्पीड कांस्टेंट था। तो यहां देखिए, कुछ देर के लिए इमेजिन कर लीजिए कि सर मान लेते हैं कि अगर ये सिलेंडर मेरा आगे की तरफ रहता, यहाँ तो फ्री है लेकिन अगर सिलेंडर आगे की तरफ रहता, तो जो यहाँ पे लिक्विड का कोई एक पार्टिकल रहा होगा वो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता, तो क्या लिख सकते हैं, v इंटू डेल्टा टी, हाँ या ना, ये पार्टिकल यहां चला आता, इसका मतलब है कि ये अगर यहां चला जाता तो यहां से यहां तक फ्लूइड
आप यहां पे ऑक्यूपाई करता, करेक्ट। तो इसके अंदर जो मास, इसके अंदर जो लिक्विड रहेगा, मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं, तो इसके अंदर जो लिक्विड का मास रहेगा वही तो मास ऑफ द लिक्विड यहां से पास करेगा। मान लेते हैं कि यहां पे देखिए, ये कोई एक लिक्विड का पार्टिकल ले रहे हैं, एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है, और डेल्टा टी टाइम में ये पार्टिकल ए यहां चला गया और पार्टिकल बी यहां आ गया, और यही मैं बोल रहा हूं कि लेंथ एल है। तो लेंथ एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी डेल्टा टी। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर का मास निकालने के लिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, और ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ कितना हो जाएगा, वी डेल्टा टी इंटू रो। ठीक है, करेक्ट। ये तो बहुत सिंपल सा बात है कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना मास पास करेगा। अगर फ्लूइड का स्पीड v है तो हम लोग यही सोचेंगे ना कि यहाँ से ऐसे, ये दूसरी बात है कि यहाँ पे ये लिक्विड ऐसे आके गिरेगा, बट अगर इमेजिन करते हैं कि अगर यहाँ पे सिलेंडर रहता तो यहाँ से इसको ये ऐसे जाते रहता, और स्पीड v है तो डेल्टा टी टाइम में तो इतना ही डिस्टेंस कवर करता। तो ये अगर ये वाला पार्ट, ये लिक्विड का यहाँ का पार्टिकल अगर यहाँ आएगा तो पीछे का पार्टिकल तो यहाँ आएगा। इस तरीके से इसके अंदर अगर इमेजिन किया जाए तो इतना ही तो लेंथ कवर करेगा। तो इसके अंदर जो लिक्विड का रहेगा उसी का मास तो हम लोग को निकालना है, करेक्ट। अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे जो लिक्विड का मैं बात कर रहा हूँ वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन राइज करने का सेंस क्या है। तो अभी आपने वॉल्यूम तो निकाल दिया, वॉल्यूम किसका निकाला है, बोलिए, ओब्लिक सिलेंडर का, राइट। अब बताइए करंट का क्या डिफिनेशन होता है। सब लोग रिस्पॉन्ड किया कीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। करंट का डिफिनेशन, करंट का डिफिनेशन होता है स्टूडेंट, यहां देखिए, करंट अब दो टाइप का रहेगा, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट लिखिए तो चार्ज क्रॉसिंग नहीं, नेट चार्ज क्रॉसिंग। नेट चार्ज क्रॉसिंग का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट, और कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहा है और कुछ इधर आ रहा है। कोई न्यूट्रल कॉपर लिए हुए हैं, कॉपर कंडक्टर है, बट न्यूट्रल कॉपर के रॉड को अगर आप टच करेंगे तो क्या आपको करंट का फील होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जबकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, विथ वेरी हाई स्पीड मूव करते रहता है। जो न्यूट्रल मेटल कंडक्टर आप टच भी करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का स्पीड, फ्री इलेक्ट्रॉन का स्पीड होते रहता है और बहुत हाई स्पीड रहता है। एक्चुअली उसके पीछे सेंस रहता है कि उसमें कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम लोग इमेजिन करते हैं समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो उसमें किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू वहां पे एक रैंडम मूवमेंट होता है। थोड़ा देर के बाद ही रैंडम मूवमेंट मैं पढ़ाने वाला हूं। मैं कह सकता हूं ब्राउनियन मोशन, कि जिगजैग मोशन। जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से इस तरफ जाएगा उतना ही चार्ज इस तरफ आ जाता है। तो नेट चार्ज फ्लो, नेट चार्ज फ्लो नहीं, नेट चार्ज फ्लो थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया जीरो नजर आता है। दैट्स वाई वहां पे नेट करंट क्या रहता है, जीरो। ओके, दैट्स वाई एवरेज करंट के लिए क्या लिखेंगे, नेट चार्ज फ्लो थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां पे अगर किसी फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम का बात करते हैं, t2 माइनस t1 नॉट dt, और फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम का बात करेंगे तो उस टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा या एवरेज करंट मिलेगा, एवरेज करंट मिलेगा। ओके, और अगर इंस्टेंटेनियस करंट का बात कीजिएगा तो इंस्टेंटेनियस करंट में एवरेज में क्या लिमिट लगा दें कि इंस्टेंटेनियस बन जाए। तो बहुत बार ऐसा काम किए हैं। तो एवरेज में जहां डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर देंगे तो नहीं लगता है कि सर डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा।
और dq क्या है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन इन dt इंटरवल ऑफ टाइम। तो इंस्टेंट दिस इज बिकम्स व्हाट? तो ये एक्चुअली इसको ऐसे लिखेंगे q बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, नाउ इट बिकम्स dq बाई dt। ओके स्टूडेंट, अरे बन जाएगा मेरा इंस्टेंटेनियस करंट। पहले ये दोनों फार्मूला लिखिए। हो गया ना? डायग्राम बनाते रहिएगा। चलिए स्टूडेंट, मैं सिर्फ आपको एक टास्क दिया हूं कि आप यहां देखिएगा, आप इस क्रॉस सेक्शन बस इसी को देखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस था s, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या था? v था क्या? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट टू बी नोटेड, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे आपको देखना है और बोलना है कि इसके अंदर जितना भी चार्ज पार्टिकल था, इसके अंदर जितना भी चार्ज पार्टिकल था, सबको यहां से यहां इससे आउट हो जाना है, सबको आउट होना है। बस इसके अंदर जितना भी चार्ज पार्टिकल मैं दिखाया हूं। तो नहीं लगता है कि सर ये चार्ज पार्टिकल अगर यहां पहुंच जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ये चार्ज पार्टिकल अगर यहां आ जाएगा, इसका मतलब है कि इस वॉल्यूम के अंदर, इस रीजन के अंदर फिर चार्ज जो आप डायग्राम दिखाए हैं, तो यहां का पार्टिकल अगर यहां पहुंच जाएगा, इसका मतलब इसके थ्रू इसके अंदर फिर कोई चार्ज नहीं रहेगा। करेक्ट? ये यहां आएगा तो क्या रेस्ट करेगा, या ये भी आगे बढ़ रहा है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन? तो ये यहां का चार्ज पार्टिकल अगर यहां आ गया, करेक्ट, इसका मतलब है कि सर इस वॉल्यूम के अंदर जितना भी चार्ज पार्टिकल था, सब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से आउट हो जाएगा। करेक्ट? अब ये बताइए कि इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? तो यहां से यहां तक आने में टाइम आपका, मान लेते हैं कि इसको यहां से यहां तक आने में टाइम, तो एस इक्वल टू, अभी तो हम लिख रहे थे v डेल्टा टी, याद है? दैट्स वाई पॉइंट टू बी नोटेड, मैं क्या ले रहा हूं, मुझे इसके अंदर, ध्यान सुनिएगा, इस वॉल्यूम के अंदर या इस वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज पार्टिकल निकालना था। तो इस वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज पार्टिकल, नेट चार्ज पार्टिकल, टोटल चार्ज पार्टिकल। तो टोटल चार्ज पार्टिकल के लिए यहां पे क्वेश्चन होना चाहिए कि सर टोटल चार्ज पार्टिकल का मतलब हुआ कि नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम को, क्योंकि एन हम लोग क्या माने हैं,
n माने हैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ऑब्लिक सिलेंडर इनटू n करेंगे तो ये हो गया टोटल चार्ज पार्टिकल। और इस टोटल चार्ज पार्टिकल को अगर यहां से आउट होना है तो मान लेते हैं कि मेरा टाइम डेल्टा टी लगा, करेक्ट। तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू एवरेज करंट क्या लिखिएगा, तो एवरेज करंट लिखेंगे सर टोटल चार्ज बाय टाइम टेकन, हाँ या ना, टोटल चार्ज बाय टाइम टेकन। और टोटल चार्ज कितना, तो टोटल चार्ज रहेगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इंटू एन और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने का टाइम, इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक आने का टाइम। अब वॉल्यूम कितना आया था, वॉल्यूम था यहां देखिए ए भी डेल्टा टी कॉस थीटा। तो एवरेज करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए भी डेल्टा टी कॉस थीटा। और इस ये तो वॉल्यूम हो गया ना, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे एन और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो इसके यहां देखिए इस ये पूरा का पूरा क्या हो गया था, टोटल चार्ज पार्टिकल इनसाइड द वॉल्यूम। इस टोटल चार्ज पार्टिकल को यहां से आउट करने का मतलब मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोकस करके रखा हूं। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी से डेल्टा टी, और वो डेल्टा टी टाइम में लिया हूं जब टोटल चार्ज मुझे आउट करना है। तो यहां का चार्ज पार्टिकल अगर यहां पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब इसके थ्रू इसके अंदर का सारा चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, करेक्ट। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई फ्लूइड है, यहां देखिए किसी पाइप में पूरा भरा हुआ है यहां से यहां तक। अब बोलूंगा कि इसके और फ्लूइड का स्पीड v है, तो मैं बोलूंगा कि इस पूरे फ्लूइड को यहां से आउट होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप यहां न देख अगर यहां देखेंगे कि सर यहां का जो लेयर है वो अगर यहां पहुंच जाएगा तो सारा फ्लूइड आउट हो जाएगा। तो यहाँ का लेयर यहाँ पर पहुँचने के लिए हम लोग टाइम नहीं निकाल सकते हैं सर, एल बाई वी, अगर लेंथ सिलेंडर का एल है तो एल बाई वी रहेगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो एवरेज करंट क्या रहेगा, एवरेज करंट रहेगा, बोलिए ए भी एन कॉस थीटा। जहाँ पे कॉस थीटा हम लोग का क्या था वो समझ में आ रहा है, कॉस थीटा ए थीटा था, ओके। और यहाँ पे एन क्या है, बोलिए एन है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। यहां तक आ जाइएगा। ओहो, एक चीज मिस्टेक हो गया, बोलिए क्या, ए वॉल्यूम इनटू एन क्या रहा, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल रहा ना, वॉल्यूम इनटू एन नंबर ऑफ पार्टिकल। और नंबर ऑफ पार्टिकल में तो वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब तो टोटल चार्ज, समझ गए। तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्यू बचा हुआ रहेगा। और क्यू लिख लीजिएगा चार्ज ऑफ वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। और आगे चलकर यही क्यू क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड रहेगा, ई ए भी एन कॉस थीटा। इसको बॉक्स में कर लीजिए। चलिए अब लिखिए, तो एक और पॉइंट बनाइएगा उसके नीचे, एवरी प्लेन एरिया कैन बी ट्रीटेड एज, एवरी प्लेन एरिया कैन बी ट्रीटेड एज, every plane area can be treated as a vector
एवरी प्लेन एरिया कैन बी ट्रीटेड एज ए वेक्टर, कॉमा, दिस वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड, दिस वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू एरिया and direction that is normal to the area, and direction that is normal to the area. देखिए स्टूडेंट, मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का बात कर रहा हूं, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन किधर रहेगा? तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्ट पॉइंट टू बी नोटेड, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो यही है ना, जो परपेंडिकुलर एक दूसरे का दे रहे थे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, एक दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये है मेरा इसका, इस एरिया का यूनिट वेक्टर, पॉइंट टू बी नोटेड। और मेरे चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट अलोंग द कंडक्टर, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे किसी पाथ पे कोई पार्टिकल मूव करता है तो पाथ के ट्रेजेक्ट्री के अकॉर्डिंग उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, वैसे ही किसी कंडक्टर में अगर चार्ज कैरियर मूव करता है तो जिस टाइप का शेप कंडक्टर का रहेगा उसी के लेंथ के अलोंग वो मूव करता है। दैट्स वाई अगर मेरा कंडक्टर इस टाइप से, इस तरीके से है, मेरा कंडक्टर अगर ऐसे रखा रहेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे है, तो मेरा चार्ज कैरियर इसके अलोंग मूव करेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई मेरा चार्ज कैरियर का जो ये वेलोसिटी था भी, वो इसके लेंथ के अलोंग जा रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग नहीं, किसके अलोंग जा रहा था? लेंथ के अलोंग। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ए था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ए पर यूएन किस क्या है, देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। और बोलिए ए एंगल कितना है? तो इसको अगर आगे बढ़ाते हैं और इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो नहीं लगता कि सर यहाँ पे जो थीटा माने थे आप, ये जो थीटा माने थे वही थीटा यहाँ रहेगा? देखिए तो सही है। पॉइंट टू बी नोटेड, ए लाइन और ए पैरेलल है, बिकॉज वेलोसिटी, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के लेंथ के अलोंग मूव कर रहा है, तो ए चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर और इसका कंडक्टर का लेंथ आपस में पैरेलल रहेगा, तो ए लाइन पैरेलल है, और यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, और इस लाइन के बीच का एंगल थीटा था, तो ए भी तो इस वेक्टर और इस लाइन के बीच में एंगल थीटा रहेगा। इसका मतलब है थीटा किसके बीच का एंगल है? जो यहाँ पे थीटा माने थे, क्या उस थीटा को बोल सकते हैं कि सर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड एरिया वेक्टर? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, थीटा इज द आल्सो द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, करेक्ट? जहां भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज घबराना नहीं है, मुझसे पूछते रहिएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं पढ़ाने जा रहा हूं करंट डेंसिटी। चाहता था उसको करंट डेंसिटी के लिए एक लाइन का फार्मूला था वो मैं लिख देता,
बट वहाँ से फिर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह में और कुछ अच्छा प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं डेरिवेशन थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ। तो देखिए ए डॉट भी और ए डॉट भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे ए क्या है, एरिया वेक्टर, और मेरा एरिया का डायरेक्शन ए है, तो ए डॉट वी के लिए क्या लिख सकते हैं, ए वी कॉस थीटा। करेक्ट, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कंडक्टर के लिए, ये बात तो मैं गॉस थ्योरम में ही पढ़ा चुका हूँ सॉलिड एंगल बताने के टाइम पे, किसी भी वैसा कंडक्टर जिसमें वॉल्यूम होता है, तो जिसका वॉल्यूम रहेगा, तो वॉल्यूम के लिए एरिया का डायरेक्शन टुवर्ड्स द वॉल्यूम लेते हैं या अवे फ्रॉम द वॉल्यूम लेते हैं। ए मेरा कंडक्टर है, ए मेरा कंडक्टर है, तो इसके लिए एरिया का डायरेक्शन यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन क्या रहेगा, टुवर्ड्स द वॉल्यूम या अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, अवे फ्रॉम द, यस। चलिए, तो ए डॉट वी इक्वल टू ए वी कॉस थीटा। तो मेरा एवरेज करंट जो भी था, ध्यान से देखिएगा, मेरा एवरेज करंट जो था उसका फार्मूला भी जस्ट क्या लिए थे, फार्मूला क्या था, फार्मूला बोलिए, क्यू ए वी एन कॉस थीटा, राइट, क्यू ओके, क्यू एन ए क्यू एन भी डॉट ए, यहां तक आइए। अब यहां देखिए, तो क्यू एन वी डॉट ए, यहां पे क्यू क्या है, चार्ज ऑफ वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एन क्या है, एन है नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है यहां पे, एरिया वेक्टर। तो एक लाइन लिखे, तो एन क्यू भी इज कॉल्ड, एन क्यू भी इज कॉल्ड current density, this quantity is called, the next question, ये समझ में आया कि मैंने v डॉट ए क्यों लिख दिया, यहां देखिएगा, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, v डॉट या ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, राइट। तो यहां पे ये जो क्वांटिटी है, इसी क्वांटिटी का नाम दिया गया है करंट डेंसिटी। क्या दिया गया है, करंट डेंसिटी। This quantity is called current density, जिसको हम लोग J से इंडिकेट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो J इक्वल टू क्या रहेगा, एन क्यू भी, और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं J इक्वल टू एन क्यू भी, राइट। तो N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, Q क्या है, चार्ज ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल, अभी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसी भी को आगे चलकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दूंगा। कौन सा वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यस। चलिए लिख लीजिएगा, इसका मतलब करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब है करंट डेंसिटी इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट डेंसिटी को कोई पूछेगा, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, तो ये नहीं लग रहा है कि सर ये तो इस पे शूट कर गया, b इक्वल टू लैम्डा इंटू ए पे, हाँ है ना, राइट। तो जो v का डायरेक्शन रहेगा वही तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन रहेगा, जो v का डायरेक्शन रहेगा वही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन रहेगा। अब v का डायरेक्शन मोस्टली किसके अलोंग रहता है, तो सर v का डायरेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर रहता है। वायर जैसे जैसे जाएगा करंट उसमें वैसे वैसे ही तो उसमें चार्ज पार्टिकल जाएगा, करेक्ट। कोई कंडक्टिंग वायर है, उसको ऐसे घुमा दीजिएगा और इसमें करंट जा रहा है ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल कैसे जाता रहेगा, इसको भी ऐसे घूमना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए लिखिए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड दिस इज द वेलोसिटी
दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो बोलिए करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? इसका मतलब करंट का एक हम लोग को फॉर्मूला मिला, इसका मतलब करंट का फॉर्मूला मिल गया जे डॉट ए, जे डॉट ए। तो बोले यूनिट वाइज, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को जैसे इंडिकेट करते हैं, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। लिखिए, अब एक मिनट रुकिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट यहां देखिए, कोई पूछेगा कि ये फार्मूला कब तक वैलिड है? ये ऑलवेज वैलिड है या किसी खास सिचुएशन के वैलिड है? तो देखिए, ये फार्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहेगा तब ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट नहीं रहेगा तब इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? मानते ए वेरी करेगा तो उस टाइम पे तो कोई पूछेगा कि अगर यहाँ पे पॉइंट बी नोटेड, एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद लिखते हैं, देयर आर सिचुएशंस व्हेन सरफेस, there are situations when the surface through which charge is being transported is a curved surface and possibly the current density over the part of their surface possibly the current density over the part of this surface, current density बोल रहा हूं, not the same. देखिए स्टूडेंट, ये कोई बैटरी है, यहां से एक करंट का फ्लो हो रहा है आई, ये फ्लो हो रहा है, और ये मेरा हॉलो, ध्यान सुनिएगा, ये मेरा हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉलिड नहीं, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहां से जो करंट आ रहा है, पॉइंट टू मिनट, यहां से जो करंट आ रहा है, तो आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे करंट क्या रहेगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे आई है, तो सेम सर्किट में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट आज फर्स्ट क्लास है, सेम ब्रांच में, अगर सेम ब्रांच में करंट सेम होता है, यहाँ पे आई है तो यहाँ भी आई रहेगा, तो यहाँ भी आई रहेगा। अब इसमें बताइए, ये हॉलो है और एक कंडक्टर है, तो एक करंट नहीं तो सर एक करंट पूरा सरफेस के थ्रू होकर जाएगा, जरा इमेजिन कीजिए, तो आप तो समझ रहे हैं इस डायग्राम को, ये हॉलो है और ये क्या है, कंडक्टर है, करंट कैसे बट गया होगा, इमेजिन कीजिए। तो नहीं था कि सर ये तो करंट पूरा ऐसे पूरे कर्व सरफेस पे ही बट गया, राइट। करंट का मतलब क्या, चार्ज पार्टिकल, करंट का मतलब क्या है, चार्ज पार्टिकल ही तो है। दैट्स भाई इस यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि देखिए ये मैंने ऐसे क्रॉस, यहां पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दी, ऐसे इस एक लाइन ड्रॉ कर दिया, बोला इस लाइन के थ्रू करंट कितना, इस लाइन से कितना करंट जा रहा है, ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया या क्रॉस सेक्शन ऐसे कट कर दिया, तो बोले सर आई ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई तो इसके थ्रू भी तो पूरा ओवरऑल आई ही रहेगा ना। यहाँ पूछेंगे
तब क्या बोलिएगा, आई रहेगा। यहां पूछेंगे तब भी बोलेगा कि करंट तो नेट करंट तो मुझे आई नजर नहीं आना पड़ेगा, लेकिन यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर देखिएगा, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है? क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं है। इसका मतलब करंट सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं है, तो क्या वेरी कर रहा है? तो मान लेते हैं कि यस, तो I इक्वल टू जे डॉट ए लिख रहे हैं, जे डॉट ए, करेक्ट। और अगर जे और ए के बीच में, जे और ए के बीच में पॉइंट नोटेड, मान लेते हैं कि एंगल 0 ही मान लेते हैं, तो I इक्वल टू जे ए, तो जे इक्वल टू क्या लिखिएगा, I बाई ए भी तो लिख सकते हैं। तो करंट कांस्टेंट है और क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा, करंट कांस्टेंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा, तो क्या करंट डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। तो अगर करंट कांस्टेंट रखते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करते हैं, तो आपका करंट डेंसिटी वेरी करना शुरू कर जाएगा। ओके, अब यहां देखिए आपका फार्मूला क्या बना, जे डॉट ए, तो पॉइंट टू बी नोटेड, जे डॉट ए, ये फार्मूला अप्लाई करना है जब ए आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, लेकिन जहां पे ए वेरिएबल रहेगा, समटाइम्स ऐसा भी रहेगा, समटाइम्स ऐसा रहेगा कि जहां पे ए वेरिएबल रहेगा, तो उस टाइम पे आई ना लिख के आपको डी आई लिखना है। और डी आई के लिए तो उस जगह पे देखिए, जैसे मैंने कैसे, आप लोग शायद इसको समझ भी नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यहां से 2 कट लगाइए और 2 कट लगाने के बाद आपको कैसा नजर आएगा बोलिए तो, और निकालिए यहां से बाहर। 2 कट लगाने के बाद निकालिएगा तो नहीं लगता कि सर इट इज ए हॉलो था, इट इज काइंड ऑफ रिवन, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, रिवन। और इसका बहुत वेरी स्मॉल थिकनेस लीजिए, इट इज काइंड ऑफ रिवन, तो उसका मैं बात कर रहा हूं। तो यहां उस सिचुएशन में टोटल करंट निकालने के, जहां पे आपका जे वेरिएबल है, जहां पे जे वेरिएबल है, जहां पे जे कांस्टेंट रहेगा, तो I इक्वल टू जे डॉट ए डायरेक्ट। लेकिन जहां पे करंट डेंसिटी वेरिएबल रहेगा, तो वहां पे डी आई के लिए फॉर्मूला चलेगा, जे डॉट ए ना लिख के डी ए लिखना है। ओके स्टूडेंट, डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, और तब I इक्वल टू डी आई को इंटीग्रेट करना है, जे डॉट, एक्चुअली आई जे के लिखते रहते हैं ना, तो हैबिट बना हुआ है, जे डॉट डी ए, इसका इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस, वो जो सरफेस जिस सरफेस का हम लोग बात कर रहे हैं, यहां देख लीजिएगा। अब एक और पॉइंट बनाइए, इफ एट एवरी डिफरेंशियल सरफेस, नोट करके एक और पॉइंट बनाइए, इफ एट एवरी डिफरेंशियल सरफेस डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एंड सरफेस वेक्टर इज सेम, if at every differential surface direction of current density and surface vector is same, यहां देखिए डिफरेंशियल सरफेस का मतलब समझ रहे हैं, व्हाट द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल सरफेस? डिफरेंशियल सरफेस का मतलब ए या डी ए का मतलब पूरा होल सरफेस, और डिफरेंशियल सरफेस का मतलब डी ए। तो मैं मान ले रहा हूं कि टोटल सरफेस एरिया यहां से यहां तक का टोटल क्रॉस सेक्शनल, मैं एकदम फ्रंट व्यू ले रहा हूं, तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। ओके,
ठीक है। और इसका छोटा छोटा सा पार्ट के लिए, हर पार्ट के लिए, एट एवरी डिफरेंशियल सरफेस अगर करंट डेंसिटी और यहां का डीए का डायरेक्शन को मैं अगर इससे इंडिकेट कर रहा हूं, तो एट एवरी डिफरेंशियल सरफेस करंट डेंसिटी और वहां का डायरेक्शन अगर सेम है, तो यहां अब इसके वजह से यहां देखिए इस टाइप का तो इनफाइनाइट रहेगा स्टूडेंट, हाँ या ना। इसमें कितना डीए रहेगा, इनफाइनाइट डीए रहेगा, और हर डीए से थोड़ा थोड़ा करंट पास करेगा, और मुझे यहां से यहां तक का टोटल इस सरफेस के थ्रू करंट चाहिए था। तो पहले हम लोग छोटा सा एक डिफरेंशियल सरफेस लेंगे, ये मेरा डीए है और इस डीए का डायरेक्शन ए है, और यहां पे करंट डेंसिटी का डायरेक्शन जे है, करेक्ट। तो उस टाइम पे इस सरफेस के थ्रू जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, जी करंट डेंसिटी डॉट डीए और करंट डेंसिटी, और अगर दोनों का पैरेलल हो गया तो करंट डेंसिटी पॉइंट में करंट डेंसिटी और वह उस पॉइंट का डिफरेंशियल सरफेस का एरिया सेम होने का मतलब क्या है, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन, करंट डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन अलग चीज है या एक ही बात है। करंट डेंसिटी के लिए यस एक ही बात है। दैट्स व्हाई जहां पे भी मैं करंट डेंसिटी का बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस पे डायरेक्शन सेम कब होगा। कोई पूछेगा डिफरेंशियल सरफेस, किसी सरफेस का हर डिफरेंशियल सरफेस और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब उस सरफेस पे चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। कोई एंगल बना के क्रॉस कर रहा है या परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, परपेंडिकुलरली बनाकर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में आई डी आई इक्वल टू जे डॉट डी है, तो क्या लिख सकते हैं, जे का मैग्नीट्यूड डीए का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, तो क्या हो जाएगा जे डी ए, राइट। और तब डी आई इक्वल टू जे डी ए, तो आई इक्वल टू जे डी ए का इंटीग्रेशन। इस अब एक मिनट, आप यहां बोल सकते हैं कि सर जे को बाहर भी तो ला सकते हैं। मेरा यहां पे बोलना यह है कि मैंने अभी सिर्फ डायरेक्शन सेम बोला है, हो सकता है कि यहाँ के डीए के पास करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, और यहाँ पे कम हो। लेकिन अब यहाँ तक आने के बाद भी अगर बोल दिए कि जे मैग्नीट्यूड ऑफ जे इफ मैग्नीट्यूड ऑफ जे is also constant throughout the surface, लास्ट में फार्मूला 4-5 जो भी रहेगा कैलकुलेट कर दूंगा, किसी से काम चलना है, थ्रू आउट द सरफेस, देन आई इक्वल टू क्या लिख लीजिएगा, जे को बाहर ले आएंगे, क्या हो जाएगा डी ए इंप्लाई व्हाट, और यहाँ इंटीग्रेशन थ्रू द ओवर द सरफेस, एक क्लोज सरफेस नहीं, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया का मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आई इक्वल टू हो गया जे इंटू ए। तो आज के बाद अगर आई इक्वल टू जे इंटू ए कहीं पे फार्मूला देखते हैं, इसका मतलब क्या है, जे इंटू ए का फार्मूला का मतलब ये हो गया कि ओके करंट डेंसिटी का जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए बात कर रहे हैं करंट डेंसिटी का इस फार्मूला में, इसका मतलब उसका करंट डेंसिटी का और एरिया का डायरेक्शन सेम रहा होगा, और करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड उस एरिया पे के ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम रहा होगा, तभी ये फार्मूला होगा, अदरवाइज ये फार्मूला नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू जे इंटू ए लिख लीजिएगा। चलिए जे क्या है, फिर से बोलिए फार्मूला, एन क्यू क्या प्रॉब्लम है, अभी तो जस्ट आप लोग लिखे हैं,
एन क्यू भी, इसमें ए नहीं था, एन क्यू भी, ओके ओके, हाँ हाँ ये था। अब चलिए ये क्या है स्टूडेंट, जरा बोलिए तो। अरमान आलम, एन इंटू क्यू क्या है? गलत। आप लोग को प्रॉब्लम क्या है, आप लोग मतलब टर्म को कम से कम तो देखा कीजिए कि जो सर बोले हैं उसको तो बोल लेते हैं। एन क्या था, बोलिए मेरे साथ। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल था या टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम था? ये है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पूरे वॉल्यूम में या पर यूनिट वॉल्यूम? पर यूनिट वॉल्यूम। इतना यूनिट का ख्याल रखते हैं, इतना वेक्टोरियल क्वांटिटी का ख्याल रखते हैं। ये नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम और ये है चार्ज ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल। क्या है? चार्ज ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल। जब लिखते हैं तो उस टाइम पे मन पढ़ते नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूं। तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल, पूरा को मल्टीप्लाई करके क्या बोलिएगा? तो ऊपर वाला चार्ज ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल को नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया टोटल चार्ज। और नीचे में क्या बचा हुआ रह गया? पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब एन इंटू क्यू क्या है? एन इंटू क्यू है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे? कौन सा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम? ऑल चार्ज या मोबाइल चार्ज? देन ये तो यूनिट बोलेंगे तो आंसर बोल देंगे कि एन इंटू क्यू क्या है। एन इंटू क्यू टोटल चार्ज है या टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब चार्ज कहां पे है? वॉल्यूम में है। तो आप घर में जितना भी वायर यूज करते हैं, लगता है कि सारा वायर में सिर्फ एरिया है, वॉल्यूम ही तो है। जो भी मार्केट से खरीद के लाते हैं वायर, उसमें सिर्फ एरिया होता है या वॉल्यूम रहता है सिलेंडर के जैसा? ऑब्वियसली वॉल्यूम रहता है, सिलेंडर के जैसा ही तो होता है। आपके सामने तो दिख रहा है वायर, इसके अंदर जो कंडक्टर रहा होगा वो कैसा रहा होगा? नहीं तो इट इज काइंड ऑफ सिलेंडर। तो जे करंट डेंसिटी इक्वल टू हो गया रो भी। अब देखिए कि सर अगर लाइफ को आसान बनाना रहता तो क्या करते? तो लाइफ को आसान बनाना रहता ये सब कुछ नहीं पढ़ाते, रट लीजिए, यहाँ पे आ जाते। बट मुझे लगा कि शायद थोड़ा टाइम लगेगा, बट चीज़ों को डिराइव करके दिखाना चाहिए। तो करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जो मोबाइल चार्ज है, इन और क्या है? भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल along द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसको आगे चल के ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलूंगा। करेक्ट। चलिए यहां तक आइए। अब खुद बताइए, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े हैं, इज इट कंपलसरी कि ए रो कांस्टेंट रहे? रो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, हाँ है ना? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अगर अगर देखिए ये अगर कांस्टेंट रहेगा तो जे भी कांस्टेंट रहेगा along ए गिवन लेंथ। अगर ये वेरिएबल रहेगा तो जे भी वेरिएबल हो जाएगा। तो यहां देखिएगा, इसके कांस्टेंट और वेरिएबल होने से, इसका मतलब जे कितना चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जे एक वेक्टर है तो जे का वैरी करने का दो तरीका, एक कांस्टेंट रखें और ये डायरेक्शन चेंज कर दें तब भी वैरी कर जाएगा, हाँ है ना? या एक कांस्टेंट रखें और इसको वैरी कर दें तब भी वैरी कर जाएगा। करेक्ट।
चलिए एक लाइन लिखे तो ऐसे हेडिंग बना दीजिए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर। लिखेगा all the free electron are in random motion, all the free electron are in random motion due to thermal energy और आप लोग बताइए, यहां देखिएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा चुका हूं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा चुका हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोलिए मोनो एटॉमिक, एक डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का, जिसमें एक ही एटम है, सिंगल एटम का? 3 ही था ना, एक्स मोशन, बाई मोशन, जेड मोशन, एक्स मोशन, बाई मोशन, जेड मोशन, करेक्ट। और डायटोमिक का 5 था, 2 रोटेशनल और 5000 डिग्री से ऊपर 7 हो गया था, जिसमें 2 वाइब्रेशनल को मैं काउंट कर रहा था, करेक्ट। और ट्राई एटॉमिक या पॉलीएटॉमिक का 6 था, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल। बस उसमें कंडीशन दिए थे कि स्टूडेंट वो पॉलीएटॉमिक होना चाहिए बट लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो लीनियर रहेगा तो उसको डायएटॉमिक के जैसा ही ट्रीट करेंगे, करेक्ट। और उसमें एक एग्जांपल दिए थे C2H2 का, उसमें एक एग्जांपल ये थे C2H2, शायद लिए होंगे, या CO2 का, C डबल बॉन्ड O, एकदम ट्राइएटॉमिक होते हुए लीनियर था, दैट्स व्हाई इसको हम लोग डायएटॉमिक जैसा ही डिग्री ऑफ फ्रीडम देते हैं। एनीवे, तो अभी जस्ट मैंने क्या बोला कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक रैंडम मूवमेंट है, और कंडक्टर में जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर का बात नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल का। तो इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल कैरेक्टर मानिएगा, पार्टिकल, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? 3 ही तो रहेगा, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? दैट्स वाई ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जैसे कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर है और इस रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री से हुआ, तो उस थर्मल एनर्जी के उस हीट के वजह से उसके अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली रैंडम मोशन कर रहा है। तो रैंडम मोशन कर रहा है तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं सर 3/2 kT लिख सकते हैं आप, हाँ या ना? क्योंकि मोनोएटॉमिक के लिए हम लोग यही लिखते थे, तो 3/2 kT, जहां पे के क्या था? बोल्जमान कांस्टेंट, वेरी गुड, R/N है। और 3 तो यहां पे कोई पूछेगा कि 3 क्यों लिया गया है, तो बोलना है कि 3 लिया गया है फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन का। ओके स्टूडेंट, ये डेप्थ का ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाता है ना, तो पता नहीं चलता कि वो टर्म कहाँ से आ गया। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3/2 kT। और इसमें हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 mv² इक्वल टू 3/2 kT। और ये रैंडम मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई एक फिक्स नहीं है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है,
तो नेक्स्ट है कि सर ऐसे के बाद ऐसे क्यों दिखा दिए, फिर ऐसे के बाद ऐसे ले आए, फिर ऐसे ले आए, मतलब तो मेरा आंसर रहेगा कि बाद में थोड़ा देर के बाद पता चला गया कि ऐसा क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था और हो सकता है कि यहाँ के बाद ऐसे आ गया, यहाँ पे कोई कोलिजन हुआ होगा। डायरेक्शन कैसे क्यों चेंज करेगा, बिना कोलिजन का, बिना किसी दूसरे का वजह के डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आकर इसका डायरेक्शन को इधर कर दिया, फिर यहाँ आकर यहाँ पे कोलिजन हुआ, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, फिर यहाँ पे कोलिजन हुआ होगा, डायरेक्शन हुआ। लेकिन जो भी हो रहा है, क्या कोई पार्टिकुलर एक डायरेक्शन है या रैंडम मूवमेंट है? तो इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। कौन सा मोशन? ब्राउनियन मोशन। एनीवे, तो यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kT, जहां पे m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी क्या रहेगा? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए। 3 स्टैंड फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो यहां देखिए, तो बोलिए स्टूडेंट, यहां पे पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान सुनिएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड तो है, इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड है, बट कोई पूछेगा एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट? बट नहीं लगता कि सर इसका रैंडम मूवमेंट ड्यू टू रैंडम मूवमेंट इसका डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 0 के बराबर मान सकते हैं। कोई पार्टिकुलर आप बोल सकते हैं कि सर इसका पार्टिकुलर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ? स्पीड है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बट ड्यू टू रैंडम मूवमेंट आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट, अगर मोटा मोटी या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट नहीं किया है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं किया है, लाइक ए कॉपर वायर, एक कॉपर का टुकड़ा ले लिए, एक कॉपर का टुकड़ा का T टेम्परेचर पर रखे हुए हैं, और तब यहाँ पे एक क्रॉस सेक, तब आपसे पूछे इसके अंदर चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन का रैंडम मूवमेंट होगा, राइट? और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन का? फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो आपके दिमाग में आएगा ओके चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो शायद दिमाग में आ जाएगा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब करंट होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल क्रॉसिंग थ्रू ए ग्रुप गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट? लेकिन अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर नजर अगर कॉन्सेंट्रेट करके देखते रहेंगे तो नहीं लगता जितना इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा उतना ही इधर आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस, हाँ या ना? तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू नेट चार्ज का फ्लो क्या होगा? 0। तो जब नेट चार्ज का फ्लो 0 हो रहा है, नेट चार्ज का ही फ्लो 0 हो गया, करेक्ट? नेट चार्ज, इसका मतलब इसके थ्रू करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो नेट चार्ज का फ्लो 0 हो रहा है, इसका मतलब किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का हम लोग बोल सकते हैं इस रैंडम मूवमेंट में, कोई अगर रैंडम मूवमेंट है, तब अगर बोलेंगे कि इन जनरल किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सोचेंगे, तो जब रैंडम मूवमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग नहीं सोच पाएंगे, डिस्टेंस सोच सकते हैं बट डिस्प्लेसमेंट सोच नहीं सकते हैं। तो उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा, करेक्ट? लिखिए एक लाइन, लिखिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ रैंडम movement of electron in any direction is supposed to be 0, is supposed to be 0. अब एक मिनट रुकिए। अच्छा स्टूडेंट बताइए, T इक्वल टू 298 केल्विन पे क्या इलेक्ट्रॉन का स्पीड आप निकाल पाएंगे? जस्ट ऐसे ही, आप तो के पास तो अभी कैलकुलेटर भी होगा और के का वैल्यू भी पता है, R/Na, R/Na। तो क्या हम लोग को आप भी बता सकते हैं मुझे? जस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करके बताइए तो कुछ वैल्यू आता है। एम क्या लेना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कुछ ऐसा सिस्टम में लीजिएगा। एम का वैल्यू कितना है? 9.1 × 10⁻³ kg,
9.1 इंटू 10⁻³ kg। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। देखिए तो 10⁻6 का ऑर्डर का आता है क्या वैल्यू? एटलीस्ट एक ऑर्डर बता दीजिए, कितना का ऑर्डर में आता है? 10⁻3 के ऑर्डर में आता है 10 मीटर पर सेकेंड में। 10⁵ ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू कितना आया है? चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट 10⁵ और 10⁵ के बीच का आएगा। 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मतलब जस्ट इमेजिन किसी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन इवन रूम टेम्परेचर पे उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है उसका मूवमेंट का ऑर्डर रहता है 10⁵ और 10⁵ का ऑर्डर का। और 10⁵ और 10⁵ का ऑर्डर का रूम टेम्परेचर भी अगर मूवमेंट है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में पढ़ाया था कि अगर चार्ज पार्टिकल का मास बहुत, किसी भी चार्ज पार्टिकल का मास बहुत कम, किसी पार्टिकल का चार्ज पार्टिकल किसी पार्टिकल का मास बहुत कम और स्पीड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू लाइट रहता है तो उसमें एक वेव कैरेक्टर भी आता है। करेक्ट। एनीवे एक पॉइंट लिखे तो व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, then for a small duration, then for a small duration then for a small duration electron have an average velocity, electron have an average velocity अब यहां देखिए, मान लेते हैं कि मेरा एक कंडक्टर है और ये जो ऐसे दिखा रहा हूं ना
सिलेंडर एक्चुअली एक वायर है, ठीक है। इस वायर को ही इतना बड़ा करके दिखा रहा हूँ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लेते हैं कि मेरा एक कंडक्टर है और इस अभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रैंडम मूवमेंट है। लेकिन रैंडम मूवमेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हम लोग बस उसका ड्यू टू थर्मल एनर्जी मूवमेंट हो रहा था। लेकिन बाय मीन्स ऑफ ए बैटरी, अगर इस बैटरी के थ्रू इस कंडक्टर को अगर अटैच कर दिए तो आपको नहीं था कि इस बैटरी के वजह से इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और VA माइनस VB इक्वल टू V, बड़ा सा भी दे रहा हूँ ताकि ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए समझ में आए। V और इसके वजह से बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहां से VA माइनस VB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक मिनट रुकिए। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इज इट राइट? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैट में, जहां पर चार्ज रेस्ट में रहता है। किस में रहता है? यस, बट जहां पे चार्ज, यहां देखिए NTPC से आपके घर तक करंट आ रहा है वायर के थ्रू, तो नहीं होता कि सर इस डैम से और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लेकर आ रहा है, कोई तो फोर्स लगा रहा होगा, चार्ज ऐसे ही मूव कर जाएगा। इसका मतलब मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वो किस केस के लिए? आइसोलेटेड कंडक्टर, जहां पे चार्ज स्टैटिक है, रेस्ट में है। लेकिन कंडक्टर के अंदर जब चार्ज का मूवमेंट हो रहा है तो डैम से उस पर कोई फोर्स लगा रहा है। फोर्स कौन लगाएगा? तो चार्ज पार्टिकल फोर्स कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, करेक्ट। इसलिए बार बार उस वहां पे बोले थे कंडक्ट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो व्हेन चार्ज इज एन रेस्ट। ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? अब हो सकता है कि आप यहां पे बोल सकते हैं कि सर चार्ज रेस्ट में कैसे है, कंडक्टर है तो उसमें तो मोबाइल चार्ज है ही। तो मेरा आंसर रहेगा मोबाइल चार्ज है, बट उसकी वजह से वो रैंडम मोशन में है। तो किसी क्रॉस सेक्शनल के एरिया के थ्रू आपका कोई चार्ज क्रॉस कर रहा है, कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होगा। मान लेते ये सब बहुत आराम से कभी ब्रह्मपुत्रा किनारे बैठ कर एकांत में सोचने का विषय है कि एक कंडक्टर है, इस पे इसके सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। फिर माइंड में किसी दिन ख्याल आया कि यहाँ तो चार्ज का मूवमेंट अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है, तो शायद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो सकता था आइसोलेटेड होते हुए। फिर आएगा कि नहीं रैंडम मूवमेंट है, तो जितना इधर जाएगा उतना इधर आएगा, तो ये जैसे हो वैसे रह जाएगा, करेक्ट। और रैंडम मूवमेंट के कारण इसके अंदर का भी कोई वॉल्यूम लीजिएगा तो उसमें नेट चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ओके स्टूडेंट, दैट्स वाई अब एक इवन कंडक्टर होते हुए भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ जो हम लोग चार्ज पॉइंट नोटेड, यहाँ जो हम लोग चार्ज पार्टिकल का बात कर रहे हैं क्यू का, तो जनरली हम लोग करंट का डायरेक्शन किसके लोग मानते हैं? एक कन्वेंशन है, मैं लिखवा दूंगा। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन मानते हैं, और इसका उल्टा निगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे इसके अंदर अगर इस कंडक्टर के अंदर अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिए, तो जो फ्री चार्ज पार्टिकल, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था जिसका मूवमेंट रैंडम था, अब उसका मूवमेंट रैंडम रहेगा या एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा ड्यू टू दिस। यस, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, इन तीनों में, और मीन फ्री पाथ, कौन सा पाथ? मीन फ्री पाथ, फिर रिलैक्सेशन टाइम, इन सब के बीच में रिलेशन पढ़ाऊंगा। और वहां से ही डिराइव करते हुए आगे निकलूंगा ओम्स लॉ पे, और वहां से ही आपको रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, इन सब को शुरुआत करूंगा। ओके, आज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। ओके, थैंक यू।
थैंक यू। आज शाम में मैं शुरू करूँगा। 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट।